जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एक और वाईटी सेशन में, जिसके अंदर हम एसएससी सीजीएल के पोस्ट अपने डिस्कशन को एक और वीडियो के साथ आगे बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में जिस पोस्ट के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा होने वाली है वो एक तरीके से काफ़ी हद तक लोगों को एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। किससे? जो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के साथ सब इंस्पेक्टर का डिस्कशन किया था, और लेकिन ये दोनों के दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, ये अलग अलग हैं। इन दोनों में मैं कंपैरिजन भी करके बताऊंगा आपको प्रॉपर स्लाइड्स के जरिए। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। अब तक मैंने आप लोगों को इन टोटल 13 वीडियो सीजीएल की अलग अलग पोस्ट पर आधारित कराई हैं, और आगे भी मैं आपकी मल्टीपल पोस्ट, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक वीडियोस में मुझे कमेंट करके बोला है, उन पर भी मैं आपको डिटेल्ड चीज़ें बताऊंगा कि किसी भी पोस्ट को ऑप्ट करने से पहले या फिर किसी भी पोस्ट का एक ख्वाब देखने से पहले हमें उसके रियलिटी चेक्स की ज़रूरत होती है कि आखिरकार क्या वो जो पोस्ट है वो आप लोगों के लिए बनी है या नहीं बनी है। ठीक है, तो मेरे मित्रों, एसएससी सीजीएल की 4600 ग्रेड पे वाली एक ऐसी पोस्ट है जिसके बारे में हम आज डिस्कस भी करेंगे, और इसके बारे में काफ़ी कम लोग भी जानते हैं। इसका नाम है सीबीएन के अंदर इंस्पेक्टर इन नार्कोटिक्स। ठीक है, अब इसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि भाई ये एनसीबी वाली रेड करने का काम करेंगे, हम ड्रग्स माफिया को पकड़ेंगे, हम एक बंदूक लेकर ऑपरेशंस करने का काम करेंगे। कि लेकिन क्या ये रियलिटी है? क्या इसके अंदर आप लोगों को किसी प्रकार की यूनिफॉर्म दी जाती है? इसके अंदर पावर कितनी होती है? इसकी सैलरी कितनी होती है? इसके अंदर पोस्टिंग आपको कहां पर मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि एसएससी सीजीएल की जो टॉप पोस्ट में, क्या उस टॉप पोस्ट के अंदर आपको इस पोस्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए या नहीं? तो आज के इस वीडियो के बाद आप सभी लोगों को इस पोस्ट के बारे में, जो गूगल आप लोग बार बार खोलते रहते हैं, वो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए पहले इसका एक सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मुझे पता है कि अगर आप एसएससी सीजीएल के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं तो आपको पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इन पोस्ट का नाम सुनकर एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स के बारे में भी जानते हैं, तो उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस सभी को पता है, टीयर 1 प्री क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। 100 सवाल होंगे, क्वालिफाई करके आप टीयर 2 के अंदर पहुंचते हैं। ये आपका टीयर 2 है, मेंस जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि फाइनल मेरिट जो होती है आपकी डिसाइड, वो आपके इस टीयर 2 से ही आप लोगों की बनेगी। उसके बाद आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होता है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। एंड देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्रेफरेंसेस के आधार पर आप लोगों को अलॉटमेंट दिया जाता है। मगर मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आपकी रैंक अच्छी है और प्रेफरेंस लिस्ट में जो सीबीएन इंस्पेक्टर है वो आपने ऊपर रख रखा है, तभी आपके चांसेस इस पोस्ट को पाने के बाद देखो स्ट्रांग होता है। तो ये बेसिक बातें हैं जो कि ज्यादातर लोगों को ना ऑलरेडी पता है, तो इस पर कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे भी पता नहीं है सिलेक्शन कैसे होगा। अगर सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोगों को आइडिया होता है। अब क्या है भाई, फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर आते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये नॉर्मल, क्योंकि देखो एक डेस्क पोस्ट तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी ये लोग रखते हैं। अगर मान लो कि आप लोगों का फिजिकल क्लियर नहीं हुआ तो आपका जो सिलेक्शन है वहीं पर वो लोग रुक सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, इन मेल कैंडिडेट्स के इन्होंने लिए हाइट जो रखी है वो 157 सेंटीमीटर रखी है। चेस्ट साइज ये 81 सेंटीमीटर मांग रहे हैं विथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वॉकिंग कराएंगे 1600 मीटर की 15 मिनट में, साइकिलिंग कराएंगे 8 किलोमीटर की 13 मिनट में। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, ये मेल कैंडिडेट के मैंने बताए हैं। आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, आपकी वॉकिंग और साइकिलिंग, ये कुछ स्टैंडर्ड इस पोस्ट के लिए ये लोग आपके देते हैं। ऐसे ही जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी इन्होंने जो मिनिमम हाइट रखी है वो 152 सेंटीमीटर, वेट 48 केजी होना चाहिए, वॉकिंग आपको 1000 मीटर करनी है 20 मिनट में, और साइकिलिंग आप 3 किलोमीटर करेंगे 25 मिनट में। तो इसलिए इसके अंदर आप ऐसा मानकर चलिए कि सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आपका टारगेट सीबीएन है, सीबीएन के अंदर इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको अपने फिजिकल फिटनेस पर भी आज से ही भी देखो काम करना शुरू है। अगर आप थोड़े मोटू पोटू से हो रखे हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इसी स्टेज में उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये चीज पहले से हमें क्लियर होनी चाहिए।
अब देखो भाई, एक महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने आपसे आपके सेशन के स्टार्टिंग में कहा था कि भाई पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक पोस्ट बताई थी सब इंस्पेक्टर, लेकिन वो एनसीबी के अंदर सब इंस्पेक्टर था। यहाँ पर हम सीबीएन इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, आपको एक मतलब कंपैरिजन टाइप का बना रखा है दोनों के अंदर। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो दोनों पोस्ट है ना वो एक ही पोस्ट है, लेकिन ऐसी रियलिटी नहीं है। रियलिटी से थोड़ा सा हटके है। दोनों का जो संबंध है वो नारकोटिक्स से है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है और जो डिपार्टमेंट का काम है वो बिल्कुल ही इसमें डिफरेंट है। एनसीबी जो मैंने उधर लिख रखा है, एनसीबी यानी कि वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। उसमें जो आपका मुख्य फोकस रखा गया था वो किस पर रखा गया था, पिछले सेशन में मैंने बताया था कि जो ड्रग माफिया होते हैं उनके अगेंस्ट में आपको रेड करनी होती है, आपको इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी होती है, आपके जो स्मगलिंग रैकेट्स होते हैं आपको उनको तोड़ना होता है, हाई प्रोफाइल आप लोगों को ऑपरेशंस चलाने होते हैं। और वहीं पर ये जो सीबीएन है, सीबीएन बोले तो आपका जो मैंने अभी बताया था, इसका रोल जो है वो थोड़ा सा अलग है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत ये आएगा। इनका जो काम होता है वो लीगल ओपियम कल्टीवेशन जो करा जाता है ना उसको मॉनिटर करना होता है। यहां पर लाइसेंस सिस्टम को देखना पड़ेगा, और जो अगर इलीगल उसका प्रोडक्शन कर रहा है उसको आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब आप ऐसे मान लो, एनसीबी इसका जो फोकस है वो अपराधियों पर होगा, वो क्रिमिनल्स पर होगा, जबकि ये जो सीबीएन है इसका फोकस रेगुलेशंस के साथ साथ इन्फोर्समेंट पर भी रखना होता है। तो इसलिए ये आपको नाम सिमिलर सा लगेगा, लेकिन लाइफ और जो आपका वर्क प्रोफाइल है वो इन दोनों के अंदर आपका काफी अलग हो जाता है। मैंने लिख भी रखे हैं यहां पर, देखो मिनिस्ट्री, देखो सीबीएन के अंदर आप डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। वहां पर आप एमएचए के अंदर सब इंस्पेक्टर इन एनसीबी को काउंट करते हैं। जो प्राइमरी रोल है आपका सीबीएन के अंदर वो रेगुलेशन करना, लाइसेंसिंग, कंट्रोल ऑफ लीगल ओपियम, जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं उनको देखना, और जबकि एनसीबी के अंदर सब इंस्पेक्टर प्योरली इन्फोर्समेंट, रेडिंग इलीगल ड्रग कार्टल्स अक्रॉस इंडिया, ये करना होता है। हायरार्की लेवल ग्रुप बी की है ये आपका सीबीएन वाली, 4600 ग्रेड पे की है ये आपका, 4200 के अंदर आपकी आती है। डिपार्टमेंट के अंदर आपकी कैसी एंट्री है उसके आधार पर। वर्क एनवायरनमेंट भी मैंने आपको देखो ऑलरेडी बता रखा है। तो ये बेसिक वो बातें हैं जो कि इन दोनों पोस्ट को कंपैरेटिवली आप लोगों को अपने सामने रखकर देखनी चाहिए, क्योंकि काफी कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, अब चलो जिस पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो सीबीएन के अंदर चीजें चल रही हैं वो किस प्रकार से चल रही हैं, आइए भाई। तो यहां पर मैं कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके सीबीएन इंस्पेक्टर को दी जाती हैं, कंट्रोलिंग द लीगल, स्टॉपिंग द इलीगल, इस तरीके से, ये वही वाली बात है जब हम सीबीएन इंस्पेक्टर दिन भर क्या काम करेगा उस पर चर्चा करेंगे। अब इसमें फिर से वही वाली बात है कि बहुत सारे लोग इसमें सोचेंगे कि बस ऑफिस के अंदर हमें बैठना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर, इस पोस्ट के अंदर ना आपको 3 मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी। सबसे पहली जो होती है वो होती है लाइसेंसिंग एंड सुपरविजन। ये काफी जरूरी है और काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें बहुत सारे लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऊपर वाला पैसा कमाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें धरे बहुत लोग जाते हैं। आप किसी भी दिन देखोगे ना न्यूज़पेपर खोलकर, तो कोई ना कोई धरा हुआ जाता रहता है। तो ये जो ओपियम कल्टीवेशन करने वाले जो ऑथराइज्ड फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको यहाँ पर आप लोग लीगल परमिशन देते हैं और उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। दूसरा आपको क्या करना होगा, दूसरा आपको फील्ड में जाकर भी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। फील्ड मॉनिटरिंग जिसको हम कहते हैं, मतलब फील्ड में जाकर आपको चेक करना पड़ेगा, जो प्रोडक्शन की लिमिट है वो आप लोग वेरीफाई करोगे, कहीं कोई इलीगल कल्टीवेशन तो नहीं कर रही है। इसमें लोग बहुत पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमें कौन ही देखेगा, उनको बहुत लोग उनका स्कैंडल करते हैं। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जरूरी है, क्योंकि इसमें लोग कोशिश करते हैं कि कौन ही देख रहा है। इसमें बहुत करे गए हैं, आप देखना जरा यूट्यूब पर डालकर, स्टिंग ऑपरेशंस। तीसरा है भाई रिपोर्टिंग करना और असेसमेंट करना। मतलब जो भी आप लोगों ने इंस्पेक्शन किया है उसकी आप लोगों को डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। आपका जो यील्ड है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अपना आपका जो हेडक्वार्टर्स है, ये सारी चीजें आप रिपोर्ट के थ्रू फिर अपने हेडक्वार्टर की तरफ भेजोगे। मतलब ऐसा मान लीजिए कि इस जॉब ऑफिस में, मतलब इस जॉब में ऑफिस वर्क भी आपको नजर आ रहा है और आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ रहा है।
इसी वजह से ये वाले जो आपकी पोस्ट है इसको काफी ना एक बैलेंस्ड प्रोफाइल के रूप में माना जाता है, क्योंकि दोनों ही काम इसके अंदर है और मजेदारी तो देखो भाई होती है। अब आपको ना एक बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट बताता हूं। एक्साइटिंग पार्ट क्या है? एक्शन ऑन द ग्राउंड। ये वाली चीज आप ध्यान से सुनिएगा, इसको लेकर ज्यादा लोग मतलब सोचते हैं कि भाई हाँ भौकाल तो है। ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है कि भाई क्या सीबीएन इंस्पेक्टर रेड करने का भी काम करते हैं? आंसर मैंने जैसा अभी आपको पीछे बताया था, बिल्कुल हाँ। अगर जरूरत पड़ती है तो आप लोगों को रेड भी करनी पड़ती है। अगर कहीं पर किसी ने इलीगल ओपियम कल्टीवेशन कर रखा है या फिर जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती है उनका कोई इलीगल प्रोडक्शन आप देखते हैं या फिर आपको मिलता है, तो यहां पर आप लोग एक्शन भी करते हुए नजर आएंगे। आपको रेड करनी पड़ेगी, जो इलीगल माल होगा उसको आपको सीज करना पड़ेगा, और जो भी इन्वॉल्व लोग थे उनके अगेंस्ट आप लोगों को कुछ लीगल एक्शन भी लेने पड़ते हैं। तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही भाग है। साथ में इसके अंदर क्या होता है ना, जो दवाइयों वाली कंपनी होती हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, या फिर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अप्रूवल वाले काम होते हैं, उनके ऊपर भी आप लोग अपनी नजर रखते हो। लेकिन इसमें ना एक चीज आप याद रखना, ये वैसे नहीं है कि जो हम मूवीज में देखते हैं कि भाई हम डेली एक एक्शन मूवी जैसा चल रहा है। कभी आपका हो सकता है पेपर वर्क ज्यादा हो, कभी आपको फील्ड में विजिट ज्यादा करनी पड़े, और कभी कभी आपके ऊपर जो आप ऑपरेशंस चलाओगे वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर वाले भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जॉब उन लोगों के लिए आप बेस्ट मानो जो डेस्क और फील्ड दोनों टाइप के कामों को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो या फिर उनको मजा आता हो। ठीक है, तो एक काम की बात कर ली। अब आते हैं भाई आपकी पूरी जॉब लाइफ के अंदर आप लोगों को ग्रोथ कैसे मिलेगी, यानी कि जो आपके प्रमोशंस हैं, कैरियर कहां तक जाएगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा है, डिसेंट है। यहां मैं आपको सिर्फ देखो सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ना ये रहता है कि सरकारी जॉब की जो हर 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट होते हैं उसमें प्रमोशंस बहुत ही तेजी से होते हैं, लेकिन ये जो सीबीएन है ना, इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ प्रमोशंस आपको मिलेगा जरूर, लेकिन उसकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी स्लो रहती है। मतलब एंट्री तो देखो आप लोगों ने यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में इंस्पेक्टर लेवल पर मानी, फिर आपको स्टेप 2 के अंदर आपको सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर बिठाया जाता है। ये जो सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट है ना, इसको आप ऐसे मान लीजिएगा कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये आपके डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर, इसके ऊपर फिर उसके बाद असिस्टेंट नारकोटिक कमिश्नर आते हैं, डेप्यूटी नारकोटिक कमिश्नर आते हैं, देन नारकोटिक कमिश्नर आते हैं। ये मतलब काफी रेयरली मिलता है, बट काफी तगड़ी जॉब पोस्ट होती है। अब इसका देखो एक चीज है, बहुत सारे जो लोग हैं ना वो नारकोटिक कमिश्नर तक मतलब पहुंच पाते हैं, जो कि मैंने वहां पर आपको स्टेप नंबर 6 पर दिखाया है। इसका कारण क्या है कि डिपार्टमेंट क्योंकि देखो छोटा होता है, इसके अंदर वैकेंसीज भी देखो मतलब लिमिटेड ही होती हैं, और पोस्टिंग भी कुछ ही आपको राज्यों के अंदर नजर आएंगी। इसलिए अगर आप सिर्फ जल्दी प्रमोशन के लिए आप अपनी इस पोस्ट को चूज कर रहे हैं तो सीबीएन आपकी फर्स्ट चॉइस शायद आप लोग ना रखो। लेकिन अगर आप एक स्टेबल सरकारी कैरियर चाहते हैं तो ये पोस्ट आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी और काफी बेटर मतलब भौकाल और एक सिचुएशन अच्छी मिलती है इसमें। ठीक है, अब आते हैं भाई उस वाले सवाल पर कि जी पैसा कितना मिलेगा। तो आओ आज मैं आपको पैसा दिखाता हूं। इसमें सैलरी एंड पक्स की हम बातें करेंगे। 4600 ग्रेड पे की है, एक अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज विद टॉप टियर सरकारी गवर्नमेंट वाले जो बेनिफिट्स किसी भी सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं। 4600 ग्रेड पे है तो बेसिक पे जो आपकी लगभग आपके पास आएगी वो कितनी आएगी? 44,900। डीए एचआरए टीए ये सारा का सारा जो रोकड़ा है ये मिलाकर आपको लगभग 80,000 तक पहुंचा देगा। अब उसके बाद आपको पता है कि अगर आप एक्स सिटी में अगर पोस्टेड है तो वहां पर 85,000 के आसपास आपकी जो ये सैलरी है वो पहुंच सकती है, और कुछ डिडक्शंस के बाद मतलब 80,000 तक आप लोगों के पास पैसे आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के पर्क्स है ना वो ये वाले होते हैं। ये जो आपका CGHS है, गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है आपकी पूरी फैमिली के लिए, आपको ट्रैवलिंग के लिए AC Tier 2 और फ्लाइट्स वगैरह अगर वहाँ पर अवेलेबल है वो सब दिए जाते हैं। चाइल्ड केयर, हॉस्टल अलाउंस, बोनसेस, ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को लुभाती हैं। और सिर्फ इसी पोस्ट में नहीं है, ये आपको सरकारी जॉब में हर ओवरऑल पोस्ट में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब चलिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट
रियलिटी पर हम आते हैं। वो रियलिटी क्या है? वो रियलिटी है आप लोगों के ट्रांसफर्स, आपकी जो पोस्टिंग है, ये सबसे जरूरी है। और ऑब्वियसली इसके अंदर आप ओपीएम रिलेटेड कुछ कुछ इन्वॉल्वमेंट रख रहे थे, तो ये जो ओपीएम बेल्ट है आपकी, आपको यहीं पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, जो इसका हेडक्वार्टर है वो वहां पर है ना, ग्वालियर में? हाँ, ग्वालियर में है, इसमें मैंने लिखा नहीं है। इसका जो मुख्यालय है वो आपको ग्वालियर में मिलता है। और इस डिपार्टमेंट के जो मेजर फील्ड पोस्टिंग्स होते हैं वो कुछ आपको कुछ ही राज्यों में नजर आएंगे। मेनली आपका जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये वाला जो बेल्ट है इसमें नजर आएगा। और ट्रांसफर भी आपके ज्यादातर इन्हीं राज्यों के अंदर आपको होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, एक और इसके अंदर जरूरी बात आपको समझनी है, इस जॉब में आप लोगों को ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना है कि भाई मेरी तो मेट्रो सिटी के अंदर मेरी लाइफ बीतेगी, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी जो फील्ड ऑफिसेज होते हैं वो आपको रूरल एरियाज में या फिर जो सेमी अर्बन वाले एरियाज है ना, वहां पर नजर आता है। अगर मान लो आप साउथ इंडिया या फिर ईस्ट इंडिया से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, तो मेंटली आप लोगों को फिर तैयार रहना है, क्योंकि आपको अपने पूरे के पूरे कैरियर का काफ़ी बड़ा हिस्सा या तो नॉर्थ या फिर सेंट्रल इंडिया में अपना निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए सबको ये ध्यान रखना है कि जब आप अपनी प्रेफरेंस भरे तो सिर्फ इसकी सैलरी और इसका भौकाल ना देखें, आप अपनी पोस्टिंग लोकेशंस को भी अच्छे से इसके अंदर ज़रूर कंसिडर करें। उसमें ये नहीं है कि भाई मैंने तो इसके बारे में उतना जाना ही नहीं था। इस वीडियो में आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने का जो पर्पज़ है वो इसलिए यही रखा है मैंने। तो चलो भी अब थोड़े से प्रोज यानी कि फायदे और कौन से यानी कि इसके कुछ नुकसान, तो देखो कभी मैं किसी जॉब का मानता ही नहीं हूँ, बट हाँ ये है कि एज ए इंडिविजुअल पर्सनालिटी आप लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें सूटेबल रहती हैं, उसके हिसाब से ही आप लोगों को प्रेफरेंस भरना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़रूरी सवाल यही है ना कि एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर एंड नारकोटिक्स सीबीएन हमें लेना चाहिए नहीं चाहिए। तो इसका फाइनल वर्डिक्ट मैं यहाँ पर आपको दूंगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदों की। अगर आप यूनिफॉर्म वाली सरकारी गवर्नमेंट जो पसंद करते हैं, आप फील्ड और ऑफिस दोनों टाइप के कामों को एंजॉय करते हैं और एक रेस्पेक्टेबल सरकारी जॉब का ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो सीबीआई इंस्पेक्टर एक आप लोगों के लिए बेहतरीन चॉइस है। सैलरी भी स्ट्रांग है, सरकारी फैसिलिटीज भी हैं और सोसाइटी में आप लोगों को इज्जत भी मिलती है। लेकिन जैसे बाकी पोस्ट पर हमने चर्चा करी है, वैसे ही इस पोस्ट का भी है कि भाई इसके कुछ देखो नुकसान भी है। सबसे पहला, जो इसका प्रमोशन है वो कंपैरेटिवली स्लो है। दूसरा, कभी कभी आप लोगों को हाई प्रेशर फील्ड सिचुएशंस से का भी सामना करना पड़ सकता है। तीसरा ये है कि जो पोस्टिंग्स होगी उसके ऑप्शंस आप लोगों के लिए काफ़ी लिमिटेड रहते हैं। अगर आप दक्षिण भारत से हैं, आप पूर्वी भारत से हैं, ईस्ट इंडिया से हैं, तो होम स्टेट पोस्टिंग आप अगर चाह रहे हो तो ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि भाई मुझे वहाँ पर फिर नहीं, अपना होम स्टेट नहीं मिलेगा, आपको ये सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के अंदर पोस्टिंग मिलेगी। तो भाई मेरी एडवाइस इसके अंदर क्या रहेगी कि अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर या फिर एग्जामिनर या सीबीआई जैसे अगर ऑप्शन मिलते हैं, तो उनके बाद सीबीआई इंस्पेक्टर को प्रेफरेंस देना एक काफ़ी बैलेंस्ड डिसीजन है। लेकिन अगर आपको यूनिफॉर्म फील्ड एक्सपोजर और एक यूनिक डिपार्टमेंट में काम करने का पसंद है, तो सीबीआई इंस्पेक्टर डेफिनेटली एक अंडररेटेड और एक स्ट्रॉन्ग एसएससी सीजीएल की पोस्ट है। तो ये फायदे और नुकसान हमने कर लिए। स्लो प्रमोशंस, हाई रिस्क, ज्योग्राफिक लॉक है, बेसिक इंफ्रा है, ये कॉन्स थे, ये नुकसान नहीं होते हैं। बट अगेन हर किसी की पर्सनालिटी के आधार पर उन लोगों को ज़रूरी होता है जानना कि भाई क्या मेरे लिए ये चीज़ सही है या नहीं है। तो ये थी भाई हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को कमेंट जरूर करना है, आप अपनी एसएससी सीजीएल प्रेफरेंस लिस्ट में सीबीआई इंस्पेक्टर को कौन से नंबर पर रखना चाहते हैं। ये 14वीं हमारी पोस्ट डिस्कशन इस वीडियो के साथ हमने पूरी करी है। आगे भी काफ़ी सारी पोस्ट रहती हैं। कई सारे लोगों ने मुझे डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में बोला कि डीए पोस्ट पर बनाइए या फिर एएफएचक्यू के अंदर एएसक्यू पर बनाइए। और भी मल्टीपल पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि जो छोटी वाली पोस्ट है या फिर कंपैरेटिवली जिनका भौकाल मार्केट में उतना नहीं होता है उन पर मैं आपको आइडिया नहीं दूंगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको उनके बारे में भी ऐसे ही डिटेल्ड चीज़ें बताऊंगा, सो दैट कि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि भाई मुझे कौन सी वाली पोस्ट को पकड़कर किसको चूज करना है और जिंदगी भर जो मुझे काम करना है वो कैसा करना है। मेरे प्रमोशंस, मेरी सैलरी, मेरी पोस्टिंग्स, मेरे ट्रांसफर्स, ये सभी बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ये वीडियो पसंद आई आपको? अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने से आप लोग शर्माया मत करें। वीडियो को आपके लाइक से पुश मिलता है। और अगर आप कमेंट भी कर देंगे, आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा या कुछ भी कमेंट कर देंगे, उससे भी वीडियो को पुश मिलता है हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर के वीडियो को
एक अच्छी रीच मिलने में। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अपनी तैयारी में मेरी हेल्प चाहिए, तो ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ROBINSIRG, ये मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्टेड रह सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो फील फ्री टू ड्रॉप योर मैसेज मी देयर ऑन इंस्टा। मैं ट्राई करूँगा कि जब भी टाइम मिले मैं आप लोगों के डाउट को कंप्लीट करूँ, आपकी तैयारी में आप लोगों को गाइड करने के लिए मैं अवेलेबल रहूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।